मेरी मदद करें, मैं बड़ा मुश्किल में हूँ इस वक्त। बाबा हम यहाँ आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। आप मेरे को तसल्ली से बताओ आपको परेशानी क्या है? मेरी बेटी सहर दोपहर से घर नहीं आई। अच्छा, आपकी बेटी कहीं जॉब करती है क्या? जी जी, स्कूल में टीचर है, लेकिन आमतौर पर 3 बजे तक घर आ जाती है। और जब मैं स्कूल गया तो उन्होंने बताया वो तो छुट्टी होते ही चली गई थी। सर उसकी माँ का बहुत बुरा हाल है सर, कुछ करें मेरे लिए सर, कुछ करें आप। देखो बाबा, मेरी बात का बुरा नहीं मनाना, मगर आजकल इस उम्र की लड़कियां अपनी मर्जी से भी घर छोड़ देती हैं। हो सकता है वो किसी से मोहब्बत करती हो। नहीं नहीं सर, मेरी सहर शादीशुदा है, अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती है वो। शादीशुदा? जी। तो फिर इसका शौहर किधर है? वो क्यों नहीं आया आपके साथ? वो दरअसल बात ये सर कि हमजा और शहर में झगड़ा हो गया था, और ये आज से 4 महीने पहले की बात है। तो वो हमारे घर छोड़ गया और जब से बच्ची हमारे साथ ही रह रही थी। बाबा झगड़ा किस बात पे हुआ, क्या वजह थी? मेरे को ये बात जरा तफसील से बताओ। हो सकता है कि आपकी शहर की गुमशुदगी का ताल्लुक हो इसी झगड़े से हो। सर वो दरअसल बात ये है कि मेरी सहर और हमजा एक दूसरे को बड़ा पसंद करते थे, लेकिन हमजा की माँ इस रिश्ते के खिलाफ थी। अरे उसने तो कभी मेरी बेटी को कबूल ही नहीं किया। आए दिन उस बेचारी के खिलाफ साजिशों में लगी रहती। जायका तो बड़ा ये स्तंभखत के हाथों में, लेकिन मैंने भी इसके जायके को जहर ना बना दिया ना तो जीनत नाम नहीं मेरा। अभी बताती हूँ इसको ये समझ क्या रही है। ये क्या कर रही हैं आप? जब मैं खाने में नमक डाल चुकी हूँ तो मजीद नमक डाल के जहर बनाना चाहती हैं क्या खाने को? आखिर क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हैं? क्यों बर्बाद करना चाहती हैं मेरी जिंदगी? अम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी, चोर है आपके दिल में, चोर। अरे बहू तू पागल हो गई क्या बेटा? मैं तो तेरी मदद करने आई थी। मैंने सोचा कि खाने में थोड़ा मुझे नमक कम लगा तो मैं डाल दूं, और तू उल्टा मुझे ही चोर कह रही है। बेटा मैं तेरी माँ की बराबर हूँ, थोड़ा तो ख्याल कर ले। माँ नहीं, मुजरिम है आप, ऐसी मुजरिम जिसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। सहर, ये कैसे बात कर रही हो तुम मेरी माँ से? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? ये तो मेरी माँ की तरबियत है, वरना दिल चाहता है तुम्हारे मुंह पर। नहीं बेटा नहीं, तू पागल हो गया क्या? हाथ उठाएगा मेरी बहू पे? कह लेने दे इसको जो भी कहना है ना, जो भी इसके दिल में मेरे खिलाफ जहर है वो निकाल लेने दे। हो सकता है इसी तरह इसका दिल साफ हो जाए मुझसे। कह ले बहू कह ले, ये तो सुनना ही है ना। हमसे सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रही हैं। इनका मकसद सिर्फ हमारे दरमियान फूट डलवाना और कुछ भी नहीं। हमसे ये मेरी मदद नहीं करने आई थी, मजीद नमक डाल के हांडी बर्बाद करना चाहती थी ताकि तुम मुझसे बददिल हो जाओ, मुझसे नफरत करने लगो। ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जैसे दिख रही है। अगर तुम इसी तरह से मेरी माँ की बेइज्जती करती रही ना, तो आज नहीं तो कल मैं तुमसे बददिल हो ही जाऊंगा। इससे बेहतर है माफी मांगो मेरी माँ से, माफी मांगो। पागल हो रहे तुम? क्यों माफी मांगे हो मुझसे? अरे क्या ये मेरी बेटी नहीं है? कोई बात नहीं, अगर इतने गुस्से में कुछ बोल दिया। और बात सुन बहू, मुझे नहीं पसंद ना मैं तेरे बावर्ची खाने में आऊँ। बेटा मैं आज के बाद कभी नहीं आऊंगी, और खबरदार जो तुम दोनों आपस में लड़े। जा मेरी बच्ची, जाके खाना लगा, जा शाबाश। हम तो तुम्हें नहीं समझते हो, ये मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैसा चुप हो जाओ तुम, समझ आई? उसने अपने शोहर को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों पर तो माँ की मोहब्बत की पट्टी बन चुकी थी, और हालात रोज बरोज बिगड़ने लगे सर। और वो इस हद तक गिर गए कि मेरी बच्ची पर झूठा चोरी का इल्जाम लगा दिया उन्होंने। बहू, ओ बहू, अरे तूने मेरी चेन देखी है कहीं? अल्लाह गजब हो गया। मैंने खिजाब लगाने के लिए ना जरा देर को उतार दी, मिल ही नहीं रही। मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ।
अच्छा अम्मी, यहीं कहीं रखी होगी, याद नहीं आपको कहाँ रखी आपने? बेटा मैंने तो किचन में रखी थी, और कहाँ रखूंगी? वैसे बहू तू तो वहीं थी ना? क्या मतलब? क्या कहना चाहती हैं आप कि वो चेन मैंने चुराई है? अरे मैं तो आपकी चीजों को देखना तक गवारा ना करूं। बाजी खाला, वो जहाँ आप सोती है ना, उसका चप्पा चप्पा छान मारा मैंने, और हत्ता के संदूकची भी देख ली और सहनची भी छान मारी, लेकिन आपकी चेन कहीं नहीं मिली। बेटा मैंने खुद अपना ड्राइंग रूम, अपनी कोठरी, अपना किचन, तू यकीन कर मैंने तो चूल्हा उठा के भी देख लिया, उसके नीचे भी छानबीन कर ली, मगर ना जाने मेरी चेन को जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। अम्मी आप मेरा रूम देख ले, शायद यहाँ गिर गई हो। बेटा तेरे रूम में तो मैं जाती ही नहीं हूँ, बहू को पसंद ही नहीं है मेरा तेरे रूम में जाना। अब ये तो हो नहीं सकता ना कि चेन चल के खुद चली गई हो। अरे मेरी इतनी महंगी चेन थी, खुदा जाने कहाँ चली गई, मैं कहाँ ढूंढूं? आप एक बार देख तो ले, अमीशा तुम देख लो। हाँ मैं देख लेती हूँ। वैसे बाजी खाला, अंदाजन कितने की होगी आपकी चेन? 2.5 तोले की चेन थी मेरी, 2.5 तोले की। अरे पुराने वक्तों में, सस्ते वक्तों में तेरे खालू ने मुझे बना कर दी थी, अब लेने जाएगी ना तो 2.5-3 लाख से कम नहीं मिलेगी, समझी? हाय मेरी बच्ची, दुआ कर मेरी चेन मिल जाए। खाला अम्मी आप हौसला रखें, मैं देखती हूँ। हटे आप, अरे हटो। इतना गंदा कमरा, सौरभ को सभी का छोकर नहीं गुजरा। लो जी, वैसे मनुष्यत कम है इस कमरे में, जो ये बिल्ली पाली हुई है। ए मनुष्यत, निकल यहाँ से, निकल ना। अगर तुम्हारी जली कटी बातें बंद हो गई हो तो सामान देख लो। बिल्कुल। खबरदार, जो मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाए तुम लोगों ने। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? देख लेंगे, तसल्ली हो जाएगी। देखो भाई, हम तो तुम्हारे कमरे में झांकते भी नहीं है, वो तो हमजा तुमने कहा ना, तो इसीलिए आ गए, गलती हो गई। और बेटा तुझे हम चोर नहीं समझते, अरे तू हमारी बेटी है बेटी, और हमदा तू भी क्या ये तलाशी के चक्कर में पड़ गया? अरे मैं ही उम्र के मारे कहीं रख के भूल गई होंगी। बाजी खाला, ये चेन तो नहीं है ना? हाँ यही तो चेन है मेरी। अरे पूरे 2.5 तोले की चेन है ये, और तुझे याद नहीं है इसमें एक मटकी भी पड़ी हुई थी 3.5 तोले की। अरे मैं और तू ही तो लेकर गए थे बेचने के लिए। अच्छा ये बड़ा लट्टू था वो तो। हाँ मुझे याद है कि बड़ी चुरंगी ना। हाँ बड़ा भारी था। हाँ वही बेचकर तो मैंने इसकी शादी की थी। शुक्र खुदा का मेरी चेन मिल गई। साजिश देखा हम सब, ये सारी साजिश है इस औरत की। इसे मेरा घर तबाह करना चाहती है और कुछ भी नहीं। तमीज से बात करो तुम, ये औरत मेरी माँ है। सिर्फ ये बताओ ये चेन यहाँ क्या कर रही है? बोलो। तुम भी इस शातिर औरत की बातों में आ गए ना। मैं चोरी क्यों करूंगी? हमजा तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? सोचना तो दूर की बात, तुम तो अब हमारी नजरों से भी गिर चुकी हो। मैं नहीं गिरी, ये सब इस तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। ये सब इसी की कारस्तानी है। सहर, चोर तुम खुद हो और इल्जामात मेरी माँ पर लगा रही हो। पागल हो गया क्या तू? हाथ उठाएगा तू मेरी बच्ची के ऊपर? अरे माँ ना, ये मेरी पसंद की नहीं है, तू अपनी खुशी से लाया, लेकिन अब ये मेरे घर की इज्जत है। दिमाग खराब हो गया क्या? चल मेरी बच्ची आजा बाहर। छोड़ दे आप, ये सब आपकी वजह से हुआ है। ये ड्रामाबाजी करने की ना मेरे सामने कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम ना तमीज से बात करो, अपनी जबान को लगाम दो। चल बेटा निशा बाहर चले, काबू में रहा कर तू। इस वाकये के बाद उनके रिश्ते में दरार आ गई, तलखी बढ़ती चली गई। और हम भी कितने सादा लोग थे, हमने तो पलटकर बेटी की कभी खबर ही नहीं दी। अरे हमें एहसास ही नहीं हुआ कि वो कितनी तकलीफ झेल रही है, कितनी तकलीफ में रह रही है वो। लेकिन एहसास उस दिन हुआ जब तूफान ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी था। अरे सर, तुम और इस वक्त ये हमजा कहाँ है? बेटा मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुम बोलते क्यों नहीं हो? अच्छा आओ अंदर आओ। क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान हो तुम? आओ जरा। और ये बैग वैग ये सब क्या है? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। अम्मी, मेरी सास ने हमजा को मेरे इतना खिलाफ कर दिया है कि वो मेरा वजूद बर्दाश्त करने के लिए किसी सूरत भी राजी नहीं है। अम्मी वो मुझसे कहते हैं कि उस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है,
कोई जगह भी नहीं है। हौसला रखो बेटा, हौसला रखो। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं बात करूंगा उससे। और रुको, मैं फोन पर बात करता हूँ उससे। अरे बड़ी खबीस औरत है, मैं तो चाहती ही नहीं थी कि इसकी शादी वहां पर हो। फोन करें, आप बात करें, चाहते क्या ये लोग आखिर? कर रहा हूँ। या अल्लाह फिर आओ, परेशान नहीं हो, अब्बू बात कर रहे हैं ना, आओ अंदर चलो। बस अब रोने की कोई जरूरत नहीं, खामोश बिल्कुल, चलो। जीनत अपने बेटे के कानों में बड़ा जहर उड़ेल चुकी थी सर। मेरी बेटी की सच बात को भी झूठ मानता था। वो सच सुनने से बिल्कुल कासिर था। सर हम तो मुफाहमत चाहते थे, मैंने उसे फोन भी किया, मगर जिस दिन मैंने उसको फोन किया और जब मैंने उसको फोन किया, हमेशा उसने मुझे रुखाई से जवाब दिया। और इधर मेरे हालात बिगड़ने लगे। कोरोना की वजह से मेरी नौकरी चली गई। लेकिन सर मेरी बेटी बड़ी बाहिम्मत थी, उसने ये मुलाजमत कर ली। और आज वो सर मेरी बेटी को ला देता, मेरी बेटी को ला देता। बाबा आप हौसला करें, आपकी बच्ची मेरी बच्ची है, हम उसको ढूंढेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल ढूंढेंगे। मगर उसे ढूंढने के लिए मुझे आपका ताउन चाहिए। आप ऐसा करो, उसकी एक तस्वीर मेरे को दे और उसके शौहर का फ़ोन नंबर और जिधर वो स्कूल में जॉब करती थी उस स्कूल का नंबर मेरे को दे। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। चौबीस घंटे से सेहर गायब है, पता नहीं कहाँ होगी। और आजकल के हालात देखिए, घर से औरतें गायब हो रही हैं, किडनैप कर रहे हैं। बाजी खाला आप ही ने बताया था ना कि औरत की तो लाश भी 3 दिन तक कब्र में महफूज नहीं होती। समझ में कुछ नहीं यार। बाबा यही समझने के लिए तो हम इधर आए हैं। अब आप खुद ही बताओ कि वो किधर जा सकती है। गलत जगह है आप, ना ही हम ये जानते कि वो कहाँ है और ना ही जानने में कोई दिलचस्पी रखते। हमारी तरफ से जहन्नुम में जाएगा। लगता है आप लोगों को उसकी कोई परवाह नहीं है। आखिर वो इस घर की बहू थी। जिस औरत को हमारे घर के वकार का ख्याल नहीं, जिस औरत की नज़र में मेरी माँ की कोई इज्जत नहीं, भला हम उसकी परवाह क्यों करें? अच्छा बाबा, ये ला ताल्लुकी हकीकी है या फिर हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश है? मैं कुछ समझा नहीं। मैं आया हूं ना समझाने के लिए। मेरे को ये बताओ, पिछले 48 घंटों में उसने आप लोगों से किसी किस्म का कोई राब्ता किया है? मेरी बात का बिल्कुल सोच के समझ के जवाब देना। हम ये नहीं जानते कि वो कहाँ है, हमें सिर्फ ये पता है कि वो यहाँ नहीं है। मैं कहती हूँ इंस्पेक्टर साहब, आप जो है ना अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अगर आपको उसको ढूंढना ही है ना तो जाके उसके मोहल्ले में ढूंढिए। अरे बड़ी ही तर्रार लड़की थी वो, कोई सीधी बच्ची नहीं थी। और अगर मोहल्ले में नहीं ना तो जाके वहाँ के डब्बू और स्नोकर देखिएगा, वहाँ आपको उसका कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। अरे जिसे मेरे बेटे को फंसाया ना, ऐसी किसी को फंसा के भाग गई होगी। एक अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं। पुलिस को गुज़िश्ता दिनों लापता होने वाली लड़की सहर की लाश मिल गई। लाश एक ज़ेरे तामीर इमारत के पास से मिली। बज़ाहिर मौत छत से गिरने के बायस हुई। पुलिस खुदकुशी का इम्कान ज़ाहिर कर रही है और लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। आबिद साहब,
जब तक हम सहर की मौत की तह तक नहीं पहुंच जाते, हमें आपका ताउन दरकार है। देखें, जब तक शवाहिद इकट्ठे नहीं हो जाते, आपको खुद को संभालना होगा। हमने छत का बड़े अच्छे तरीके से बारीक बीनी से जायजा लिया है, कोई ऐसी चीज तो मिली नहीं। और जहां तक उस बिल्डिंग का ताल्लुक है, वो एक मुकदमे की वजह से उसका कंस्ट्रक्शन का काम बंद है। आबिद साहब, मुझे तो लगता है ये खुदकुशी का मामला है। खुशी? नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची बड़ी बाहिम्मत है। अरे अभी पिछले हफ्ते तो उसने एडमिशन दिया है एमए में। अरे वो किस तरह खुदकुशी कर सकती है इंस्पेक्टर साहब? किस तरह खुदकुशी करेगी वो? आबिद साहब, बिल्डिंग की छत से ना तो उसका पर्स मिला है और ना ही उसका मोबाइल मिला है। अब तो आबिद साहब, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि उसकी मौत की असल वजह क्या है। आप तसल्ली करें, हौसला करें, मगर मुझे तो यही लगता है आबिद साहब कि ये खुदकुशी है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा शहर दुनिया में नहीं रही। बहुत ही कमजोर लड़की थी, सुना है घरेलू मसाइल की वजह से परेशान थी। आप ये बताइए कि इसकी मौत की वजह खुदकुशी ही थी? देखें प्रिंसिपल साहब, अभी कुछ कहा तो नहीं जा सकता, तफ्तीश जारी है और हमें आपका ताउन दरकार है। सहर गुमशुदा होने से पहले इधर ही थी स्कूल में, उसको आखिरी बार इधर ही देखा गया। हमें उस दिन की तमाम तफसीलात चाहिए। मैं मिला था उससे, उसने बताया था कि उसका एमए में एडमिशन हो गया है और उसने एडवांस सैलरी की दरख्वास्त भी जमा कराई थी। फिर 2:30 बजे स्कूल की छुट्टी हुई और घर रवाना हो गई। अच्छा, स्कूल में उसका कोई करीबी साथी, कोई दोस्त जिससे वो आखिरी बार मिली हो? देखिए, दोस्ती तो उसकी सच किसी से नहीं थी, क्योंकि उसको सिर्फ 2 माह हुए थे यहाँ मुलाजमत करते हुए। अलबत्ता आरिफ से उसकी थोड़ी बहुत सलाम दुआ जरूर थी। उस रोज़ जब मैं घर जाने के लिए निकला तो मैं देखा पार्किंग स्टैंड में खड़ी होकर आरिफ से ही बात कर रही। अच्छा, आरिफ? ये आरिफ कौन है? इधर स्कूल में टीचर है क्या? नहीं, आरिफ दरअसल अकाउंट डिपार्टमेंट में होता है और इसी ने शहर को रिकमेंड किया था। मुझे लगता है कि शायद वो शहर को पहले से अंदर है। अच्छा, ये आरिफ को तो जरा इधर बुलाया। मैं भी बुलवाता हूँ, जरा आरिफ को अंदर भेजना। सर, आपको कोई गलतफहमी है, मेरा इस मौत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, गलतफहमी? बाबा, गलतफहमी मुझे नहीं, तुझे हुई। तेरे को क्या लगता है कि तेरी झूठी कहानी पर मैं यकीन कर लूंगा? बाबा, सब कुछ हमने पता किया है। तुम दोनों क्लास फेलो थे, पढ़ते थे एक साथ और तू उससे मोहब्बत करता था। मगर जब उसने तेरी मोहब्बत को ठुकरा के हमजा से शादी कर ली और 1 साल बाद तेरे को पता चला कि वो अपने शोर से झगड़ा करके अपने माँ बाप के घर आ गई है, फिर तूने सोचा कि मौका तो बड़ा सुनहरी है, क्यों ना इससे फायदा उठाया जाए। बोल। वो तेरे पास नहीं आई थी जॉब के लिए, तू गया था उसके पास। तेरी नीयत शुरू से ही खराब थी। बोल, बता। सर, मैं मानता हूँ, मैं उससे यकीनन प्यार करता था और मैं उसकी मदद करना चाहता था। मेरा मकसद उसके मजबूरी का गलत फायदा उठाना नहीं। लेक्चर देना बंद कर। उस रोज तू उसको लेके गया था, बोल क्यों मारा उसको? बोल। सर मैंने नहीं मारा, वो बिल्कुल मेरे साथ निकली थी और मैंने तो सिर्फ उसे ड्रॉप किया था, पर वो मेरे साथ वो अपने घर नहीं गई। मैंने उसे सरजानी के एक प्रोजेक्ट पे, वहाँ एक प्रोजेक्ट बन रहा है, उसे वहाँ तक लिफ्ट दी थी। शायद वो अपने हस्बैंड से मिलने जा रही थी सर, पर शायद वो नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ रुकूं और उसके हस्बैंड की नज़र मुझ पर पड़े। सर मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। मैं तो उसे मोहब्बत करता था। बकवास बंद कर। मोहब्बत करता था? अभी अपनी ये मोहब्बत की कहानी अदालत को सुनाना। सर मैं क्यों मारूंगा उन्हें, क्यों मारूंगा? मैं तो उनसे प्यार करता था, प्यार करता था। अच्छा, मतलब तू ये कहना चाहता है कि तूने वहां शहर को उतारा और बजाय उसका इंतजार करने के चुपचाप वहां से दफा हो गया? क्यों किया तूने ऐसा? बोल, क्यों मारा उसको?
सर मुझ पे इल्जाम मत लगाए सर कि मैं अपनी ही लफ्ज़ों में गिर जाऊं। सर मैं बेकसूर मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। सर इन्फॉर्मेशन आई है कि सरजानी के इलाके में शहर का नंबर ऑन हुआ है। अच्छा, अब जल्दी इसकी लोकेशन ट्रेस करो, हमें फौरन इस तक पहुंचना है, ये कहीं खून इसका बंद ना हो जाए। जल्दी गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फ़र्द की मौत वाक़ हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे कत्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफ़ा 302 के तहत उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। सर ये रिवनची है और सर ये इससे ये मोबाइल बरामद हुआ है। साहब ये मोबाइल मुझे कचरा कुंडी से मिला था साहब, बहुत मुश्किल से खोला है साहब, मैं बेकसूर हूँ साहब। देख बाबा, अगर झूठ बोला तो फांसी पे चढ़ेगा सीधा, बेहतर यही है कि सच उगल दे। साहब मैं बेकसूर हूँ साहब, मैं किसी को कैसे कत्ल कर सकता हूँ साहब, मैं गरीब आदमी हूँ साहब, भीख मांग के गुजारा करता हूँ साहब, मुझे छोड़ दो। सर ये वीडियो देखें। हम सब, आज तक तुमने मेरी कभी बात नहीं सुनी, हमेशा मेरी बात को अनसुनी कर देते थे, लेकिन आज तुम्हें मेरी हर बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है ज़िंदगी ख़त्म करने का। मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुमने कहा था ना कि तुम मेरा एतबार तभी करोगे जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी, और तुम ही ने ये कहा था कि तुम मुझे जीते जी लेने नहीं आओगे। ठीक है, मत लेने आओ, मेरी लाश ज़रूर ले जाना, और अम्मी अब्बू मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं मज़ीद आप लोगों के लिए तकलीफ़ का बाइस नहीं बन सकती। और हमजा से कुछ मत कहिएगा, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि हमजा कानून के नहीं बल्कि अपने ज़मीर के कटहरे में खड़ा हो और उसका ज़मीर ही उसे सज़ा सुनाए। देखा आपने, सहर का फोन केस प्रॉपर्टी में जमा है, मगर वो वीडियो मैंने अपने मोबाइल में ले लिया। जी, लेकिन बज़ाहिर ये वीडियो देखकर तो यही लगता है कि उसकी मौत में आरिफ का कोई हाथ नहीं है, बल्कि उसके शौहर हमजा ने उसे खुदकुशी करने पर उकसाया है। इस वीडियो को देखकर तो लगता है कि सीधा साधा 322 का केस बनता ही। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। सहर का जो वालिद है आबिद अंसारी, उसी ने हमजा को नामजद किया, फिर हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो क्या कह रहा है मुल्जिम? अभी तक आपने जितनी उससे पूछगछ की है, क्या मालूम हुआ? वही कह रहा है जो हर मुल्जिम बोलता है, इनकार कर रहा है अपने जुर्म से। सर जब मैं चाहे वक़वा पर गया ही नहीं तो मैं उसे कत्ल कैसे कर सकता हूँ? और उसने तो खुदकुशी की है ना? हाँ, खुदकुशी की है उसने, मगर उसको खुदकुशी करने पर मजबूर किया गया, उकसाया गया, और ये सारा कुछ किया है तूने। सर ये झूठ है, इल्जाम है मुझ पर। अच्छा, ये झूठ है तो क्या वो वीडियो भी झूठ है? तूने उसको बोला नहीं था कि तू उसे वापस लेने नहीं आएगा, और तभी उसका एतबार करेगा जब वो अपनी जान दे देगी? बोल। मैं उसे ये कैसे कह सकता था? मैं तो उससे मोहब्बत करता था, इसी वजह से मैंने उसे तलाक तक नहीं दी, वरना 3 अल्फाज बोलकर रुखसत कर चुका होता। अच्छा, मोहब्बत करता था, मोहब्बत करता था तो उसे ताने नहीं देता, उसे खुदकुशी करने पर उकसाता नहीं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। गुज़िश्ता 3 माह से मेरा उसे किसी भी किस्म का कोई भी राब्ता नहीं हुआ, तो भला मैं उसे खुदकुशी पर कैसे उकसा सकता हूँ? सर ये जरूर शहर की चाल है, मुझसे इंतकाम लेने के लिए उसने ये सब ड्रामा रचाया है। शर्म कर, वो मर चुकी है, तुझ में जरा सी भी शर्म बाकी नहीं है। सर आप जो चाहे समझे,
पर एक बात याद रखें, मेरा इस मौत से कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस हमजा और शहर के फ़ोन रिकॉर्ड्स और SMS का जायजा ले रही है। परसों तक रिपोर्ट नहीं हुई। रिपोर्ट आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे कल हम उसको अदालत में पेश करेंगे। उम्मीद है हमको उधर से रिमांड मिल जाएगा। रिमांड मिल गया ना, फिर आप देखिएगा मैं कैसे उससे सच उगलवाता हूँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, रिमांड तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन मुझे अभी भी इस वीडियो के हवाले से कुछ बातें मशकूक लग रही हैं। सबसे पहली बात तो जिस जगह से मकतूला का सेलफोन मिला है, मकतूला ने अगर वीडियो उस बिल्डिंग की छत से बनाई थी जिस बिल्डिंग की छत से उसने खुदकुशी की है, तो फिर ये सेलफोन या तो उस बिल्डिंग की छत से मिलना चाहिए था या फिर ये मकतूला की लाश के पास से कहीं मिलता और सेलफोन को कोई खराश आती, टूटा हुआ होता, स्क्रीन टूटती। आप लोगों ने जो केस प्रॉपर्टी में सेलफोन की हालत बताई है वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है। मकतूला का ये सेलफोन आखिर कचरा कुंडी तक कैसे पहुंच गया और फिर एक नशई के पास कैसे पहुंच गया, ये तमाम सवालिया निशान हैं। जब तक हमें इन तमाम सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हमारी तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती। बहरहाल आप अपनी तफ्तीश जारी रखिए। मुल्ज़िम से कोई मज़ीद नई बात पता चलती तो मुझे बताइएगा और ये वीडियो मुझे भी फॉरवर्ड करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपको भेजता हूँ। आपका नंबर है मेरे पास। खुद को संभालो रुखसाना। कातिल गिरफ्तार हो चुका है और कानून उसे जरूर सजा देगा, जरूर देगा, मुझे यकीन है। एक तो ये ताजियत करने वालों को जवाब दे दे के हलकान हो गए, फिर आया होगा कोई ताजियत करने। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। तुम क्या लेने आई हो यहाँ पर? क्यों आई हो यहाँ? तुम्हारे कलेजे में भी ठंडक नहीं पड़ी और तुम लोग मुझे दे ही क्या सकते हो? बेटी को अच्छा जहेज तो देना पाए। ये जहेज का लालच था कि तुमने मेरी बेटी की जिंदगी को अजीरन करके रखा। अरे एक दफा मुंह तो खोला होता, मैं अपनी बेटी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। बस ये जज्बाती डायलॉग ना मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? तुम्हारी बेटी तो मर गई मनूज मारी, मगर जिंदगी तो मेरे बेटे की खराब हो रही है ना। बेकसूर गिरफ्तार करवाए तुम लोगों ने। मेरा हमजा बेकसूर है, खोट तुम्हारी बेटी में था। बकवास बंद कर वरना मैं तेरा टैटू दबा दूंगी। नागन टस गई तू मेरे बच्चे को। अरे मैं तो चाहती नहीं थी कि तेरे घर में शादी हो। मेरे बच्चे को कहाँ गई तू? दबा दो मेरा गला। अरे दुनिया को भी तो पता चले कि तुम झूठे मक्कारों की असलियत क्या है। बड़ा शराफत का लिबासा ओढ़ के बैठे हुए। अब मैं अपनी बेटी के कातिल को सजा दिलवा कर दम लूंगा। और याद रखो, अगर तुम उसमें मुलव्विस हुई तो खुद को जेल की सलाखों के पीछे समझो। तुम समझी? कर लो जो करना है कर लो। मैं तुम जैसे छोटे लोगों से डरती भी नहीं हूँ, समझे तुम? अरे देखना मेरा बेटा कैसी शान से इज्जत से रहा होके घर आएगा, फिर तुम लोगों का मुंह काला होगा। अरे वो मनहूस तो मर गई, लेकिन ऐसी बेटी को ना अगर तुम पैदा होते ही मार देती ना तो ना आज तुम परेशान होती और ना मैं। जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही है। मैं तुझे 1 मिनट यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी। जाओ क्या निकल मेरे घर से, चल निकल यहाँ से। क्या यहाँ से? खबरदार जो तुम्हें। अरे जाओ यहाँ से, निकल यहाँ से। जाओ यहाँ से। मैडम अभी थोड़ी देर पहले मेरी आयु साहब से बात हो रही थी। वो बता रहे थे कि शहर जिस बिल्डिंग से गिरी थी वो उस कंपनी की मलकियत है जिसमें हमजा जॉब कर रहा है, और हमजा ने शहर से वादा भी किया था कि उस बिल्डिंग में उसे फ्लैट दिलाएगा। इंटरेस्टिंग। शायद शहर ने इस बिल्डिंग का इसीलिए इंतखाब किया था। लेकिन मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आ रही। शहर का जो सेलफोन है, क्योंकि वो टूटा हुआ नहीं था, अगर उसने खुद छलांग लगाई है उस बिल्डिंग से तो यकीनन वो सेलफोन उसने छत पर छोड़ दिया। अब छत पर से किसने वो सेलफोन वहाँ से उठाया है, और फिर अगर चोरी की गर्ज से उठाया है तो कचरा कुंडी में क्यों फेंक दिया? मैडम हो सकता है कि किसी ने फ़ोन उठा के वो वीडियो देख ली हो
वो वीडियो देख के घबरा गया और फिर कचरा कुंडी में फेंक दिया और वहाँ से किसी नशे की हाथ लग गई। हाँ, हो सकता है ऐसा ही हुआ, लेकिन इस वीडियो के हवाले से भी अभी तक एक बात खटक रही है। क्या? कि सहर ने ये वीडियो बनाना लाजम समझा ताकि पता चल सके कि अपने शौहर की वजह से वो ये कदम उठा रही है, लेकिन फिर उसने ये वीडियो ना तो अपने शौहर को फॉरवर्ड की, ना ही अपने वालिदैन को फॉरवर्ड की। और अगर ये सेलफोन कचरा कुंडी से ना मिलता तो किसी को मालूम ही नहीं होता कि उसने खुदकुशी क्यों की। ठीक कह रही हैं। अजीब सी बात नहीं है, उसने फॉरवर्ड क्यों नहीं की ये वीडियो? हो सकता है कि हमजा को इसलिए फॉरवर्ड नहीं की हो कि 3 महीने से तो उनकी बातचीत ही बंद थी। हाँ, उसके सेलफोन रिकॉर्ड से तो यही मालूम होता है कि ना व्हाट्सएप पे कोई मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं, ना कोई उन्होंने एक दूसरे को कॉल की है। लेकिन अगर 3 महीने से बातचीत भी कोई नहीं थी तो फिर एकदम से ऐसी क्या वजह हुई जिस पर वो अपनी जान देने को तैयार हो गई? और जान भी दे रही है, साथ में ये भी बता रही है कि ये मैं इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के रवैये से शदीद रंजीदा हूँ। थोड़ा मालूम तो करो, एक दफ़ा उसके वालिदैन से दोबारा मिलो। और उस रोज़ जब ये स्कूल से निकली है तो ये किस ज़हनी कैफियत में थी? आरिफ से भी एक दफ़ा मिल के दोबारा पूछो कि जब वो उसे ड्रॉप करने गया है उस बिल्डिंग तक तो सारे रास्ते में क्या बातचीत की? एकदम से तो इंसान खुदकुशी का फैसला नहीं करता ना। अगर इस स्टेट ऑफ माइंड में थी तो पिछले काफ़ी दिनों से उसका रवैया चेंज होगा, उसके वालिदैन ने नोटिस किया होगा, कोलीग्स ने नोटिस किया होगा, और इसके फेसबुक स्टेटस वगैरह भी एक दफ़ा दोबारा चेक करो। मैं डिटेल्स पता करता हूँ। हो सकता है कि इसने रब्ता करने के लिए कोई लैंडलाइन नंबर ना यूज़ किया हो या किसी डिफरेंट ऐप का इस्तेमाल किया। झूठ बोल रहा है वो। उसी के उकसाने पर शहर ने खुदकुशी की है। अरे मुसलसल रास्ते में रहता था वो। शहर ने ये बात बताई थी ना हमें? जी बताई थी। मैंने शहर से पूछा था तो उसने बताया कि हमजा और उसकी बातचीत मैसेज के जरिए होती रहती है। मैं बहुत उम्मीद से थी कि चलो सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मैसेज के जरिए बातचीत? दरअसल मेरे यहाँ आने की भी यही वजह थी। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या कोई लैपटॉप या टैबलेट शहर के ज़ेर इस्तेमाल था? हमें शायद उससे कोई मदद मिल जाए। हाँ, एक लैपटॉप था उसका, मैं लाकर देता हूँ आपको। दिखाएं। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ले खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। ये तो किसी का साया है इस वीडियो में। कोई और भी मौजूद था उस वक्त। ये तो बहुत मशकूक सी बात है। हाल में इस वीडियो की स्नैपशॉट लेकर मैं आयो साहब को भेजूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम एडवोकेट शहरियार है। आप यहाँ पे चौकीदार हैं? जी साहब, चौकीदार। क्या नाम है आपका? हाँ, रशीद नाम है। शहर के बारे में बात करनी थी मुझे। शहर मैडम सर इंतहाई नेक थी। उनकी मौत का सुनकर बहुत अफसोस हुआ मुझे। हर वक्त जो है परेशान रहती थी बेचारी। अच्छा ये देखना, ये लड़का उनसे मिलने आया करता था? नहीं साहब, कौन है ये? मैं नहीं जानता इसको। ये उनका शौहर है हमजा, अभी पुलिस की हिरासत में। साहब ये लड़का तो कभी नहीं आया यहाँ। हाँ पर एक लड़की 1-2 बार ज़रूर आई यहाँ। लड़की? कौन लड़की? सर ये तो मैं नहीं जानता, ना मैंने उससे कभी पूछा, पर वो शहर की उम्र की थी। मैं समझा उसकी कोई दोस्त हो। अच्छा अगर उस लड़की की आपको तस्वीर दिखाई जाए तो उसे पहचान लोगे? जी साहब, बिल्कुल पहचान लूँगा। मुझे उस लड़की के बारे में ज़रा और डिटेल बताओ, क्या जानते हो? ठीक है, बहुत शुक्रिया।
शहर की जो वीडियो थी उसमें से जो मैंने स्टिल शॉट लेकर भेजा था वो देखा तुमने? बिल्कुल मैडम, देखा। साया नजर आया? मैं पहले दिन से कह रही थी ना कि शहर उस रोज छत पर अकेली नहीं थी, कोई था उसके साथ। आपको बिल्कुल मैडम स्टार्टिंग से ही शक था कि ये वीडियो इसने खुद ने नहीं बनाई है, बल्कि इससे बनवाई गई है। बिल्कुल, जिसने भी ये वीडियो बनवाई थी वो इसीलिए बनवाई थी कि उसको बतौर सबूत पेश किया जा सके कि शहर ने तो खुदकुशी की है। हालांकि ये वीडियो बनाने के बाद उसने शहर को उस छत से धक्का दिया, लेकिन जिसने भी शहर के साथ ये किया है उसकी बदकिस्मती ये रही कि उसे मालूम नहीं था कि शहर के सेलफोन में बैलेंस ही नहीं है और ना वहाँ पर कोई वाईफाई का सिग्नल था। इसीलिए ये वीडियो वो इंसान किसी को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सका, और उसे जब इस बात का इल्म हुआ होगा कि इस सेलफोन में बैलेंस नहीं है और वीडियो फॉरवर्ड नहीं हो सक रही, तो उसने फिर घबराहट में वो सेलफोन कहीं फेंक दिया। आप ठीक कह रही हैं मैडम, लेकिन ये कौन हो सकता है? आरिफ और हमजा की सेलफोन लोकेशन से तो पता लग गया कि वो तो नहीं है। देखो, इस वीडियो के स्टिल शॉट से जो साया नजर आ रहा है उससे तो यही पता चल रहा है कि किसी खातून का साया है, और स्कूल का जो चौकीदार था उसने भी जो कुछ बताया है उससे भी इसी बात की निशानदेही हो रही है कि उस रोज शहर के साथ कोई खातून थी। मीशा, मीशा ही वो लड़की है जिसने शहर को कत्ल किया। क्या कह रहे हैं आप? आपको गलतफहमी हुई है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? बाजी खाला, आप समझाएं ना इन्हें। अरे ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं वकील साहब? पहले आप मेरे बेटे के पीछे पड़े और उसको अरेस्ट करवा दिया, और अब इस मासूम बिन माँ की बच्ची के पीछे पड़ गए। अरे ये तो अल्लाह मियाँ की गाय है, ये कैसे कत्ल कर सकती है? अल्लाह मियाँ की गाय? हम इस अल्लाह मियाँ की गाय को फंसा नहीं रहे, बल्कि हकीकत बयान कर रहे हैं। शहर को मौसूल होने वाली मीशा की ईमेल्स, चौकीदार का बयान और वीडियो में नजर आने वाला साया, तीनों चीजें मीशा ही की सिमत इशारा करते हैं। और इसकी फोन लोकेशन ने हमारे शक को यकीन में बदल दिया। ये साबित हो गया बाबा, जिस वक्त कत्ल हुआ ये उधर ही मौजूद थी, उसी इलाके में। देखो बाबा, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अभी साफ साफ सच बता दो, झूठ बोलने का कोई फायदा तो है नहीं। हाँ, मैंने ही शहर को मारा है। तेरे होश ठिकाने? क्या बोल रही है तू? अरे तेरी क्या दुश्मनी थी शहर से? बाजी खाला, मेरी तो दुश्मनी थी उससे। मेरे हक पर डाका डाला था उसने। आप ही तो बचपन से कहती आई है ना कि मैं हमजा की दुल्हन बनूंगी, हमजा की दुल्हन बनूंगी। और फिर क्या हुआ? वो शहर को ब्याह करने आया, उसने हमजा को छीन लिया, दूर हो गया हमजा मुझसे। मैं क्या करती? उसी दिन सोच लिया था मैंने कि मैं शहर के चुंगल से आजाद करवा लूंगी हमजा को और अपना बना लूंगी। और फिर तुमने आखिरी चाल चली, शहर को कॉल करके उसको एतमाद में लिया। हाँ, मैं जानती थी कि शहर और हमजा दोनों ही अपनी अना के असीर हैं। कोई भी बात करने में पहल नहीं करेगा, और फिर मैंने उनकी अना को अपना हथियार बना लिया, और फिर उसकी डोर मेरे हाथ में आ गई। तो वो तुम ही थी जिसने शहर को उस बिल्डिंग में बुलाया और उसको उधर वीडियो बनाना भी सिखाया? हाँ, वो मैं ही थी। मैंने उस वीडियो बनाई थी, और जब वीडियो बन गई तो अलविदा। परफेक्ट। सहर, आप तुम देखना, हमजा जैसे ही ये वीडियो देखेगा ना, दीवानों की तरह तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। निशा, अगर वाकई तुम ना होती ना तो मैं हिम्मत हार चुकी थी, बहुत मायूस हो गई थी मैं। खैर, थैंक यू सो मच।
अब चलें यहाँ से? हाँ, अरे रुको ना अभी, तुम ये दो मुझे। ऐसा करते हैं कि तुम इधर बाउंड्री वॉल के पास खड़े हो जाओ और ऐसा एक्ट करो कि तुम बिल्डिंग से कूद रही हो और मैं एक पिक्चर ले लूंगी। तुम वो भी हमजा को सेंड कर देना, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। चलो ठीक है। अच्छा लेकिन जल्दी लेना मिशा, मुझे बुलंदी से बहुत डर लगता है। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, आज के बाद से तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगेगा। मैं हूं ना, तुम जाओ खड़े हो, पिक्चर लेती हूँ। उधर देखो ना, पिक्चर ले रही हूँ। अच्छा, और उसका फोन वो उधर कचरा कुंडी में कैसे पहुंचा? जब मैंने उसे धक्का दे दिया तो बहुत घबरा गई थी और वहां से फौरन भाग गई थी। पर मुझे याद आया कि उसका फोन तो मेरे पास है, तो मैंने कचरा कुंडी में फेंक दिया था। मुजरिम चाहे कितना शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून के चुंगल से बच नहीं सकता। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। ले चलो इसे। बाजी चलो बाबा, चलो। गलत नहीं किया मैं तो। चलो अभी रोना धोना बंद करो, चलो। पेश करदा शवाहिद और मुल्जिमा के इतराफी जुर्म के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सहर हमजा का कत्ल मीशा खालिद ने किया है। लिहाजा यह अदालत दफ़ा 302 के तहत उसे उम्र कैद की सज़ा का हुक्म सुनाती है और साथ ही हमजा और आरिफ दोनों को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।